नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 29 नवंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाए। और ये पेज नंबर 9 पर हम इसे इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। और ये ईरान के संबंध में एक न्यूज़ है, जो कि अगर हम मिडिल ईस्ट में मध्य पूर्व एशिया के पार्ट पर देखें तो प्रमुख शिया देश हैं। और अमेरिका के जो प्रमुख सहयोगी देश हैं, जैसे सऊदी अरब की बात करें या इसराइल की बात करें, तो उनके बड़े विरोधी के रूप में ईरान को देखा जाता है। और अमेरिका का भी एक बड़ा विरोधी है ईरान। तो यहाँ पर एक घटना सामने आई, जिसमें इसी शुक्रवार को तेहरान का जो बाहरी इलाका है, वहाँ पर इसराइल की तरफ से माना जाता है कि ये एक हमला हुआ है। अब इसके बारे में कहीं पर भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि इसराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है मोसाद, उनकी तरफ से यह हमला किया गया है। और ईरान के प्रमुख नाभिकीय वैज्ञानिक हैं मोहसेन फ़कीरज़ादा है, उनकी हत्या की गई है। नाभिकीय वैज्ञानिक जो ईरान के हैं, उनकी हत्या का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो लगभग 6 प्रमुख नाभिकीय वैज्ञानिकों की हत्या हो चुकी है। और इसी के साथ साथ आप मोहसेन फ़कीरज़ादा के बारे में ध्यान रखें कि ईरान की जो प्रमुख एक तरह से संस्था है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके एक तरह से वहाँ पर एज ए ब्रिगेडियर की पोस्ट पर भी वो काम करते हैं। तो आप कह सकते हैं सीधे जो प्रमुख प्रशासनिक ढांचा है ईरान का, उसके साथ में एक तरह से ये जो वैज्ञानिक है वो जुड़े हुए थे। तो उनकी हत्या ने इसी साल जनवरी 2020 में एक प्रमुख ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी, जिनका एक ड्रोन हमले में हत्या की गई थी, अमेरिका के द्वारा सुलेमानी की हत्या के बारे में एक तरह से क्लेम किया गया था। और उसके बाद माना गया था कि ईरान एक तरह से अमेरिका पर हमले करने जैसी स्थिति में जा रहा है, लेकिन स्थितियां उसके बाद भी अनियंत्रित नहीं हुई। तो माना यह जा रहा है कि ये जो हत्या हुई है, इसके बाद ईरान के पास विकल्प क्या बचते हैं, या ईरान मध्य पूर्व एशिया में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कैसे करे, क्योंकि वर्तमान समय में ईरान एक कमजोर देश के रूप में दिखाई दे रहा है। और कारण यह है कि 2015 में जो संधि एक तरह से की गई थी ईरान के साथ में पश्चिमी देशों ने मिलकर, जिसे एक तरह से P5+1 कहा जाता है, जो स्थायी 5 देश हैं और जर्मनी, उन्होंने मिलकर ईरान के साथ संधि की थी, जिसके आधार पर ईरान अपना जो नाभिकीय कार्यक्रम है उसको रोक देगा और उसके बदले में एक तरह से ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध है अमेरिका के, वो हटाए जाएंगे। लेकिन मई 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इन प्रतिबंधों को फिर से लगा दिया और डील को कैंसिल कर दिया। तो उसके बाद से ईरान की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। अब माना जा रहा है कि ये जो नाभिकीय वैज्ञानिक का एक हत्या हुई है, इसके बाद से अगर ईरान के द्वारा किसी भी तरह का हमला करने का एक प्रयास किया जाता है, तो इससे नए राष्ट्रपति जो अमेरिका के बने हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा संबंधों को सुधारने के लिए जो कुछ वार्ता या बैठकें की जाती हैं उसको एक झटका लगेगा। तो इसीलिए ईरान यहाँ पर इस तरह का कोई एफर्ट करेगा कि वो सीधे हमला करे अमेरिका की कोई भी हित है उनके ऊपर, तो ऐसी संभावनाएं कम दिख रही हैं। जब तक ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर थे, ईरान के खिलाफ उनकी जो नीति अधिकतम दबाव की थी। और इसी कड़ी में आप देखें तो कासिम सुलेमानी जो प्रमुख कमांडर ईरान की, उनकी हत्या की गई। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 2015 की डील जैसे ही 2018 में कैंसिल हुई है, उसके बाद से ईरान ने जो यूरेनियम है उसका संवर्धन यानी एनरिचमेंट शुरू कर दिया है, जिससे वो एटॉमिक बम बनाने लायक जो यूरेनियम है उसको संवर्धित कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको बहुत पसंद नहीं आ रहा है, खासतौर पर अमेरिका, क्योंकि ईरान के ऊपर एक तरह का आरोप है कि वो नाभिकीय हथियारों का निर्माण कर रहा है। 2015 की डील में जितना संवर्धित यूरेनियम बनाने के लिए ईरान को कहा गया था, उससे ज्यादा लिमिट एक तरह से क्रॉस करके वो बना रहा है। तो अगर यहाँ पर एक नाभिकीय वैज्ञानिक की हत्या होती है तो ईरान का कहीं ना कहीं ये स्थिति कमजोर होती है, क्योंकि वो संवर्धन यूरेनियम का या यूरेनियम को संवर्धित करके उसका उपयोग करना या नाभिकीय तकनीक में बहुत आगे बढ़ने के लिए उसके समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि एक प्रमुख वैज्ञानिक की यहाँ पर हत्या हो गई है। और अगर नाभिकीय कार्यक्रम ईरान का बहुत मजबूत नहीं रहेगा, तो कोई भी अगर बैठक होती है मान लीजिए जो बाइडेन के प्रशासन के द्वारा ईरान के साथ, तो ईरान को बहुत अधिक लाभ हो पाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि नाभिकीय मामले में ईरान एक कमजोर पक्ष के रूप में हो जाएगा और बहुत अधिक तकनीकी विकास नहीं हो पाएगा। ध्यान रखें, इसी वर्ष के शुरुआत में सेंट्रीफ्यूज, जिनका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज एक विस्फोट में ईरान में नष्ट हुए। तो माना जा रहा है ईरान का जो एक तरह से कार्यक्रम है नाभिकीय, उस पर एक बड़ा एक तरह से वहां पर झटका लगा। और नानतेज का ये जो प्लांट था, वहां पर एक तरह से यह हमला किया गया था। तो ये जो वहां पर सेंट्रीफ्यूज विस्फोट में खराब हुए, वो भी ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को पीछे ले गए। और वर्तमान में ये जो हत्या हुई है नाभिकीय वैज्ञानिक की, ये ईरान के पक्ष को किसी भी बैठक में जो भविष्य में हो सकती है उसमें काफी कमजोर करेगा। तो जैसा हमने डिस्कस किया, 10 साल में
6 नाभिकीय वैज्ञानिक मारे गए हैं ईरान के, और इसमें प्रमुख रूप से आरोप लगता है इजराइल की जो एजेंसी है गुप्तचर मोसाद के ऊपर। आप ध्यान रखें, इसका कोई वेरीफाइड या कंफर्म नहीं है, ये एक आरोप लगते हैं, या कह सकते हैं कि जो रक्षा विशेषज्ञ उनके अनुसार माना जाता है कि इजराइल की तरफ से ये कार्रवाई की जाती है। अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो 20 जनवरी के बाद अपना कार्यकाल छोड़कर बिडेन को उन्हें प्रशासन देना होगा। तो उनके द्वारा एक तरह से ऐसा स्टेटमेंट दिया गया अपने जितने भी क्लोज लोग हैं उनके बीच में कि 20 जनवरी के पहले जब वो अपनी सरकार यहां से छोड़ने वाले अमेरिका में, उसके पहले ईरान पर हमला करने के लिए वो कोई विकल्प चाह रहे हैं या कोई ऐसा काम ईरान के द्वारा किया जाए जिसको लेकर अमेरिका ईरान पर हमला कर पाए। और माना यह जा रहा है कि ये जो वैज्ञानिक की हत्या हुई है इसके बदले की कार्रवाई के रूप में ईरान अगर कोई हमला करता है तो ट्रंप प्रशासन को एक तरह से मौका मिल जाएगा ईरान पर हमला करने के लिए। ट्रंप प्रशासन के समय कोई भी अगर हमला ईरान पर होता है तो इसको जो बिडेन का जो नया प्रशासन है वो जल्दी रोक नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका का उन्हें वैश्विक स्तर पर मजबूत दिखाना है और ईरान जो गलत तरीके से नाभिकीय कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है उसको रोकना अमेरिका प्रशासन का हमेशा लक्ष्य रहा है। तो बिडेन प्रशासन जो बैठकों की बात कर रहा है वो नहीं हो पाएगा, और ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक तरह से प्रयास किया जा रहा है। तो ये हत्या कहीं ना कहीं ईरान को उकसा सकती है कि वो अमेरिकी हितों पर मध्य पूर्व एशिया के क्षेत्र में हमले करें। अगर हम देखें तो ये जो हमला हुआ है इसके पहले ही अगर हम देखें तो लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर ही नियोम जो सऊदी अरब में एक नया शहर विकसित किया जा रहा है उसके, अगर हम उत्तरी पश्चिमी एक तरह से लाल सागर के तट की बात करें तो नियोम शहर में जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, और साथ साथ अगर हम बात करें अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पे, उनके बीच में बैठक हुई है और उसी बैठक के बाद ये एक तरह से हत्या यहां पर हुई है। तो माना जा रहा है कि ये जो बैठक है ये इजराइल, उसी के साथ साथ सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में जो बढ़ता हुआ सहयोग है ईरान को कमजोर करने के लिए उसकी स्थिति में उठता हुआ एक कदम था। हम ईरान के पास अगर विकल्प की बात करें, यानी ईरान के पास क्या विकल्प है जिनका वो प्रयोग कर सकता है, ईरान का जो सबसे मजबूत एक तरह से कह सकते हैं साझेदार है वो है हिजबुल्लाह संगठन जो लेबनान से काम करता है। ध्यान रखिए ईरान प्रमुख सिया देश है और हिजबुल्लाह प्रमुख सिया संगठन है जो लेबनान में कार्य करता है। तो एक कार्रवाई अगर यहां पर बदले के रूप में की जाती है तो ईरान हिजबुल्लाह के माध्यम से इजराइल का जो उत्तरी क्षेत्र है उस पर एक तरह से हमला करा सकता है, लेकिन ये एक तरह से जो हिजबुल्लाह है उसके अनुसार हो सकता है, यानी ईरान सीधे तौर पर कोई हमला नहीं कर सकता है। जब 2018 के पार्ट पर अमेरिका की तरफ से इस न्यूक्लियर डील को वापस लिया गया था तो एक कार्रवाई के रूप में आप देखें तो 2019 में जो हॉर्मुज की जल संधि है उस पर जो ऑयल टैंकर्स गुजरते थे वहां पर ईरान के द्वारा एक प्रतिबंध लगा दिया गया या ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया। तो ये प्रयास एक कर हो सकता है, यानी जो हॉर्मुज जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि अगर हम देखें तो एक तरह से फारस की खाड़ी और जो अरब सागर का पार्ट है वहां पर एक तरह से यानी फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार के रूप में हॉर्मुज जल संधि को मान लिया जाता है। तो वहां पर ऑयल टैंकर्स को एक तरह से अगर टारगेट ईरान करता है तो ये एक बदले की कार्रवाई उसकी हो सकती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए उसे करना संभव नहीं है क्योंकि तेल के निर्यात के लिए वो भी बड़े पैमाने पर निर्भर करता है। इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले करना, जैसा कि उसके द्वारा सऊदी अरेबिया का एक जो पेट्रोलियम प्लांट था उसके ऊपर ड्रोन हमला किया गया, या इराक में जो अमेरिकी सेना के बेस हैं वहां पर हमला करना, और 2020 में जो कसम सुलेमानी की हत्या की गई उसके बाद से ईरान ने इराक में जो अमेरिकी बेस है उस पर हमला किए, लेकिन पहले से वार्निंग देने के बाद। इससे माना जाता है कि अमेरिका को न्यूनतम क्षति हुई। तो ये कार्रवाइयां करने के लिए ईरान के पास विकल्प हैं, लेकिन ईरान इन विकल्पों का उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा सशक्त नहीं दिखता है। अगर ईरान के द्वारा किसी भी तरह से अमेरिकी हितों पर हमला किया जाता है मध्य पूर्व एशिया में तो ये ट्रंप प्रशासन और इजराइल को एक बहाना दे देगा ईरान के ऊपर सीधी कार्रवाई करने के लिए, और इसके बाद जो बाइडेन का प्रशासन है वो भी ईरान को नहीं बचा सकता है बैठकों के माध्यम से। तो ये स्थिति ईरान के लिए नकारात्मक रूप में जा सकती है, इसीलिए हमला करना उसके लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर वह हमला नहीं करता है तो मध्य पूर्व एशिया में एक कमजोर देश के रूप में साबित होगा। केवल बाहरी देश ही नहीं, ईरान के अंदर जो जनसंख्या ईरान की है वो एक तरह से अपने आप को कमजोर महसूस करेगी,
खास तौर पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर माने जाते हैं आयतुल्ला खोमैनी, उनकी एक कमजोरी वहां पर प्रदर्शित होगी। तो अपने आप को कमजोर न साबित करने के लिए ईरान कुछ ना कुछ एक बदले की कार्रवाई अवश्य करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसके बाद विकल्प सीमित है। वर्तमान समय में नाभिकीय वैज्ञानिक की हत्या की बात करें या सुलेमानी का जो जनवरी में हत्या हुई है, और उसी के साथ साथ जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, इन सब ने ईरान को काफी कमजोर किया है वैश्विक स्तर पर, और कोविड-19 का प्रभाव उनकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के द्वारा ध्यान रखें, सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार है उसको एक तरह से रूस के साथ मिलकर समर्थन दिया जा रहा है, तो रूस का एक तरह से वहां पर जो प्रभाव है वो थोड़ा कमजोर हुआ है, और उसका असर ये हुआ है कि सीरिया में जो ईरान के हित हैं उनके ऊपर हमले तेज हुए हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें तुर्की की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में ईरान सीरिया में भी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। तो वैश्विक स्तर पर ईरान के लिए बहुत लंबे समय तक जो नाभिकीय कार्यक्रम है उसको चला पाना आसान नहीं है। उसे वार्ताओं के माध्यम से पश्चिमी देशों के जो प्रतिबंध है उनको हटाकर अपनी अर्थव्यवस्था और सामरिक रूप में अपनी मजबूती को एक तरह से आगे बढ़ाना होगा। किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई ईरान को इस क्षेत्र में एक आसान लक्ष्य के रूप में अमेरिका इजरायल को उपलब्ध कराएगा। मध्य पूर्व एशिया में आप देखें तो अमेरिका और इजरायल के द्वारा जिस तेजी से, चाहे हम बहरीन की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें या अफ्रीका में सूडान की बात करें, इनके साथ में इजरायल के जो संबंध है वो एक तरह से सुधरे हैं, शांति वार्ताएं चल रही हैं। अब्राहम अकॉर्ड हस्ताक्षर हुआ है बहरीन, और अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनके साथ में सीधी बैठकें हुई हैं इजरायल के प्रधानमंत्री की गुप्त जगह पर। तो ये सब बता रहा है कि मध्य पूर्व एशिया में ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। भविष्य में उसके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाए वो शांति स्थापना करने के लक्ष्यों को लेकर की जाए। अगर वो सैन्य रूप से कार्रवाई करने का विकल्प चुनता है तो इस क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा सहयोग लोगों से प्राप्त नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं उसे सैन्य रूप में बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं, RT लैंप, ए न्यू टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्टिंग कोविड-19। आप देखें कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए आप सभी ने, और हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है, RT-PCR जो टेस्ट है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये जो टेस्ट है ये कोविड-19 का सामान्य टेस्ट है। लेकिन एक नया टेस्ट यहाँ पर आपका लाया गया है, RT लैंप। पश्चिमी देशों में काफ़ी पहले से यूज़ होता रहा है और कोविड-19 में उपयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक तरह से ये नवीन है, तो हमारे यहाँ अगर इसका उपयोग किया जाएगा तो जो आवश्यकताएं भारत के लिए एक तरह से हैं कोविड-19 के परीक्षण करने के लिए, उसके अनुसार RT लैंप जो नई तकनीक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो RT लैंप अगर हम तकनीक की बात करें, यानी RT तो दोनों में सेम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लैंप का मतलब हो जाता है लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। तो हम इसी RT-PCR और जो RT लैंप टेस्ट है इसमें कंपैरिजन यहाँ पर करके देख रहे हैं कि किस हिसाब से RT लैंप RT-PCR की तुलना में एक तरह से ज़्यादा अच्छा है। तो सामान्य रूप से आप देखें तो RT-PCR की तुलना में एक तरह से सस्ता है, यानी RT-PCR में जो उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है वो काफ़ी महंगे होते हैं, और उस हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव माना गया अगर हम कॉस्टिंग या लागत की बात करें। संवेदनशीलता की अगर हम देखें तो ये 95% है RT-PCR, जबकि हम बात करें RT लैंप तो इससे ज़्यादा है। समय में भी एक तरह से बचत होती है, RT-PCR में 8 से 10 घंटे लगते हैं और ये आधे से 1 घंटे में एक तरह से रिजल्ट दे देता है। अगर हम सेरोलॉजी टेस्ट की बात करें जिसमें ब्लड में एंटीबॉडी के अनुसार कोविड-19 का परीक्षण किया जाता है किसी भी प्रभावित व्यक्ति में, तो ये काफ़ी सटीक नहीं होता है, इसीलिए इसको बहुत उपयोगी नहीं माना जाता है। तो अगर हम देखें तो RT लैंप के लिए संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं कि RT लैंप जो परीक्षण है वो किस तरह से कार्य करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब है जो भी कोविड-19 में वायरस में जो आरएनए का पार्ट है उसका एक कॉपी डीएनए बनाया जाता है और फिर इसका वृद्धिकरण यानी इसको बढ़ाया जाता है, इसको एम्पलीफाई किया जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में कॉपी डीएनए होगा उतने ही आसानी से हम इसकी जो कन्फर्मेशन है कोविड-19 वायरस की किसी भी व्यक्ति में उसको कर सकते हैं। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एम्पलीफिकेशन का जो प्रोसेस है इसके लिए एक सिंगल टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कर लिया जाता है। RT-PCR टेस्ट में अगर हम देखें तो थर्मल साइक्लर की एक तरह से जरूरत पड़ती है, क्योंकि तापमान इसमें परिवर्तित किया जाता है, जैसे 92 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना और फिर कुछ समयांतराल के अंतर्गत लगातार इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर परिवर्तित करना। तो ये थर्मल साइक्लर के द्वारा किया जाता है और ये एक बड़ी लागत का हिस्सा रहता है RT-PCR टेस्ट में। तो जो RT लैंप टेस्ट है इसमें किसी भी तरह के थर्मल साइक्लर की जरूरत नहीं है, एक निश्चित 65 डिग्री
सेंटीग्रेड तापमान पर इसे किया जा सकता है। तो लागत एक तरह से कम होती है और इस उपकरण की आवश्यकता यहां पर नहीं रहती है और बिना तापमान परिवर्तन के एम्प्लीफिकेशन या वृद्धिकरण किया जा सकता है। यहां पर जो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, वृद्धिकरण किया जाता है, ये अगर हम देखें तो लगभग आपका 1,00,000 गुना होता है, जो एक तरह से कहीं ना कहीं अगर आप डीएनए को एम्पलीफाई आरटी लैम्प से करते हैं तो सिंपली एक कलर चेंज के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है कि कोविड-19 वायरस का वहां पे हिस्सा है या नहीं है। जबकि आरटी-पीसीआर के पार्ट पर इतने गुना डीएनए का एम्प्लीफिकेशन नहीं होता था, तो आसानी से वहां पर पता लगाना संभव नहीं था, जबकि यहां पर आसानी से पता लगाया जा सकता है अगर कॉपी डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है, क्योंकि जो एम्पलीफिकेशन है, वृद्धिकरण है, यह लगभग 1,00,000 गुना हो जाता है। एक अगला जो समय का हमने डिस्कस किया, तो आरटी-पीसीआर में जहां 8 से 10 घंटे लगते हैं, ये आधे घंटे में हो जाता है। तो जल्दी एक तरह से परीक्षण हो सकते हैं, परिणाम जल्दी से आएंगे, तो हम टेस्टिंग की संख्या को भी एक तरह से तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस अगर हम आरटी-पीसीआर के पार्ट पर देखें तो आरटी-पीसीआर और आरटी लैम्प दोनों टेस्ट में जो रीजेंट यानी अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया एक तरह से करते हैं, तो जो भी उसमें एक तरह से अभिकर्मक या रीजेंट यूज किए जाते हैं, उनको अगर हम देखें तो आरटी-पीसीआर में उनको रखने के लिए हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, यानी इसके लिए हमें डीप फ्रीजर की जरूरत होती है और यह हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो ये एक समस्या है। जबकि आरटी लैम्प टेस्ट के लिए जो अभिकर्मक या रीजेंट चाहिए होते हैं, उनको हम सामान्य जो हमारे रेफ्रिजरेटर हैं उनमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक तरह से रख सकते हैं, तो हम इसका उपयोग हर जगह कर सकते हैं। जबकि डीप फ्रीजिंग होने पर ही आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा सकता है, तो यह समस्या यहां पर दूर हो जाती है आरटी लैम्प टेस्ट से, यानी डीप फ्रीजिंग की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ती है, इसीलिए लागत आरटी लैम्प में और घट जाती है। इसी के साथ साथ आरटी लैम्प टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं है, जैसा आरटी-पीसीआर में जरूरत होती है, तो कम कौशल यानी कम ट्रेनिंग के द्वारा भी ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ऐसे लोगों को ट्रेन किया जा सकता है जो कोविड-19 का परीक्षण कर पाए, तो बहुत बड़ी स्किल उनके पास अगर टेस्टिंग की नहीं भी है तो उनको ट्रेन किया जा सकता है, तो ये भी एक तरह से इसमें काफी मदद है। जहां तक इसकी संवेदनशीलता की बात करें, यानी इसकी एक तरह से जो सेंसिटिविटी है, तो हमने वहां देखा आरटी-पीसीआर में 95% और यहां पर आईसीएमआर ने मान लिया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, कि ये 98.7% एक तरह से संवेदनशीलता दिखाता है। तो उस अनुसार भी आप देखें तो आरटी-पीसीआर की तुलना में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तेजी से एक तरह से रिजल्ट आएंगे, लागत कम पड़ेगी, कम कौशल के साथ किया जा सकता है। तो ये 3 ऐसे कह सकते हैं कारण है कि आरटी लैम्प टेस्ट को हम भारत के रिमोट इलाकों में या दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर आसानी से डीप फ्रीजिंग इस तरह की सुविधाएं नहीं हो सकती हैं, वहां पर कोविड-19 के परीक्षण की जो सुविधाएं उनको विकसित कर सकते हैं। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर सुविधाओं को बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। तो भविष्य में भारत के लिए यह काफी महत्वपूर्ण एक तरह से टेस्ट प्रणाली होगी अगर हम कोविड-19 टेस्टिंग की बात करें। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 12 के पार्ट पर, कि जीएस पेपर 3 में साइंस टेक, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से चक्रवात की जो पूर्व सूचना है उसके संबंध में। इसके अलावा इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से भी एक तरह से जोड़ सकते हैं। भारत में साइक्लोन के अगर हम प्रभाव की इस साल बात करें तो अम्फन, जिसने बंगाल के पार्ट पर प्रमुख रूप से एक तरह से तबाही मचाई, और निसर्ग की बात करें अगर महाराष्ट्र के भाग में, तो उसके बाद से प्रमुख रूप से बनने वाला एक तरह से चक्रवात है। तो इसके बारे में जो एक तरह से पूर्व चेतावनी है वो 3-4 दिन पहले से एक तरह से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दी गई, और ये एक बड़ा कारण रहा कि इसमें जान माल की बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हो पाया। एक तरह से जो भी व्यापारिक नुकसान होता है या आर्थिक नुकसान है उसको बहुत बड़े पैमाने पर हम कम नहीं कर सकते हैं, यानी लोगों की जो जीवन है उसको बचाने में कहीं ना कहीं जो पूर्वानुमान है ये बड़े पैमाने पर एक तरह से कार्य करता है। और इसको एक तरह से निवार के समय जो सफलता मिली है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश का जो तटीय भाग है वहां पर लोगों की जो एक तरह से जान बचाने में सफलता मिली है प्रशासन को, उसका बड़ा श्रेय कहीं ना कहीं एक फोरकास्टिंग का जो मजबूत सिस्टम है उसको हम दे सकते हैं। भारत में आप देखें तो वर्तमान में हमारा जो तटीय भाग है, यानी अगर हम पूर्वी तट और पश्चिमी तट की बात करें, और अगर हम यहाँ पर कोलकाता से लेकर इस पूरे क्षेत्र की बात करें मुंबई तक, तो ये पूरे इलाके में इस तरह से 12 डॉपलर वेदर रडार हैं। भारत में अगर हम कुल देखें तो डॉपलर वेदर रडार की संख्या 27 है। तो इनके अनुसार एक तरह से तटीय भागों में ये रडार की जो संख्या अधिक है ये काफी सटीक है, और इनके द्वारा पूर्वानुमान काफी आसानी से मिलता है, क्योंकि इन रडार के माध्यम से जो भी एक तरह से मूवमेंट हो रहा होता है, अगर हम बात करें वाटर ड्रॉपलेट्स यानी जल की बूंदों का एक जो बड़े पैमाने पर जो मूवमेंट है
उसको भी ये रडार पकड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इसके अनुसार किसी भी जगह पर अगर हवाओं की गति तेज हो रही है या जो एक तरह से जो पानी की बूंदें उनका जो प्रवाह है उसमें कोई परिवर्तन बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें हवा में हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं चक्रवात के एक पूर्वानुमान की स्थिति को बनाते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें, पहला हिस्सा तो यह है कि हमें पूर्वानुमान आसानी से मिल पाता है क्योंकि हमारे पास वेदर रडार की संख्या काफी उपयुक्त रूप में है। उसी के साथ साथ कुछ प्रमुख सहयोगी देश हैं जिनसे हम एक तरह से सूचनाएं लेते रहते हैं। जैसे अगर हम जापान की बात करें तो जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी, अमेरिका में जो यूएस का नेशनल हरिकेन सेंटर है या यूएस का सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर, उनसे सूचना ली जाती रहती हैं। यानी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो अमेरिका जापान की संस्थाएं निगरानी करती हैं वहां पर सतह के तापमान में या हवाओं की गति में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव भी हिंद महासागर में जो चक्रवात है उनके ऊपर पड़ता है। तो उसकी अगर पूर्व सूचना हमें मिलती है तो उसके आधार पर भी भारत में जो पूर्वानुमान है चक्रवात का वो काफी सटीक लगाया जा सकता है। समुद्र की सतह पर जो ओशियन बयोज रहते हैं, जो एक तरह से समुद्र की सतह का जो तापमान है उसकी एक तरह से गणना करते रहते हैं, तो वो ये सूचना हमें मिलती रहती है। और उसी के साथ साथ जो हमने एक तरह से मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए जो उपग्रह प्रक्षेपित कर रखे हैं वर्तमान में, अगर हम देखें तो कल्पना फर्स्ट और उसी के साथ साथ दूसरा अगर हम देखें इनसेट 3A, तो ये हमारे जो मौसम विज्ञान को डेडिकेटेड हमारे उपग्रह हैं उनसे भी हमको सूचनाएं, इमेजेस मिलती रहती हैं। इसके अनुसार भी पूर्वानुमान को लगाने में काफी आसानी होती है। चक्रवात की जब हम पूर्वानुमान लगा रहे होते हैं तो उसमें एक ही समय में अगर कई चक्रवातों का आसपास के क्षेत्र में निर्माण होता है तो वहां पर एक तरह से डिफिकल्टी होती है, जो एक तरह से निर्माण करने की प्रक्रिया है उसको सही में पता लगाने की। क्योंकि आप ध्यान रखें, निवार के पहले अगर हम देखें तो 22 नवंबर को सोमालिया के तट पर एक तरह से हिट करने वाला जो गति साइक्लोन है वो ऑलरेडी एक तरह से बन चुका था। तो इसी कारण से माना जाता है कि जब एक साइक्लोन के बाद जल्द ही दूसरे साइक्लोन का भी निर्माण हो जाता है, और माना जा रहा है कि 24 नवंबर को यह साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। अगर हम बात करें निवार की तो 22 को सोमालिया के तट पर हिट किया है और आप देखें 23 और 24 यानी 2 दिन के अंदर ही एक चक्रवाती तूफान के रूप में निवार एक तरह से वहां पर जनरेट हो चुका था। तो प्रारंभ में जो एक डिप्रेशन अवसाद, एक कम दबाव का केंद्र था, वो धीरे धीरे बढ़कर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवाती तूफान में बदल गया 24 नवंबर को ही। तेजी से जब चक्रवात इस तरह से बनते हैं तो उनका पूर्वानुमान लगा पाना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है और यही एक प्रमुख समस्या यहां पर आई। लेकिन जो हमारे पास वर्तमान में सुविधाएं हैं उसके अनुसार मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा सटीक सूचनाएं निवार के बारे में एक तरह से उपलब्ध कराई गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की अगर हम बात करें तो चक्रवाती तूफान की स्थिति को बता दिया जाता है अगर 39 मील प्रति घंटा या 62 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज़्यादा की हवा की गति हो जाती है। तो एक तरह से 5 इसमें स्टेज रखे जाते हैं। पहले अगर हम देखें तो चक्रवाती तूफान, उसके बाद गंभीर चक्रवाती तूफान, बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान, उसके बाद बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान और सबसे लास्ट में सुपर साइक्लोनिक एक तरह से चक्रवात होता है। अगर हम देखें अम्फन सुपर साइक्लोनिक था जहां पर जो गति है वो एक तरह से 222 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ऊपर पहुंच जाती है। तो ये एक तरह से जो चक्रवात होते हैं उनको अलग अलग श्रेणी में IMD के द्वारा एक तरह से इसका जो विविधीकरण है वो किया जाता है। भारत में अगर चक्रवात के सीजन देखें तो अप्रैल जून जब मानसून भारत में प्रवेश कर रहा होता है और अक्टूबर दिसंबर जब मानसून भारत से रिट्रीट या लौटता हुआ मानसून है, तो दोनों ही समय में भारत में चक्रवात की स्थितियां मजबूत होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मानसूनी हवाएं प्रवेश कर रही होती हैं और जो वापस रिट्रीट कर रही होती हैं, तो दोनों ही एक अच्छी स्थिति देते हैं चक्रवात निर्माण के लिए। अगर हम बात करें हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखें तो जो चक्रवात की संभावनाएं हैं वो अरब सागर की तुलना में एक तरह से 3 गुनी ज्यादा है। अरब सागर में जो बनने वाले चक्रवात हैं उनके साथ में माना यह जाता है कि ज्यादातर भारत में प्रभाव कम डालकर एक तरह से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये रिकर्व यानी घूम कर आते हैं और भारतीय क्षेत्र में एक तरह से प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए अरब सागर में जो चक्रवात हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसको पता लगाना या उसका पूर्वानुमान लगाना ज्यादा डिफिकल्ट है अगर हम बंगाल की खाड़ी की तुलना में देखें, क्योंकि यहां पर जो चक्रवात बनेंगे वो संभवतः लगभग निश्चित है कि भारत के क्षेत्रों को प्रभावित अवश्य करेंगे। इसी के साथ साथ पश्चिमी जो हमारा तट है यहां पर जो रडार की संख्या है वो पूर्वी तट की तुलना में कम है और इसी कारण से आप देखें कि जो पूर्वी तटीय भाग है वहां पर जो भी चक्रवात है उनका जो पूर्वानुमान है वो बहुत सटीकता से लगाया जा सकता है। निवार के बारे में जो भी एक तरह से सूचना
भारत के मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दी गई वो काफी एक तरह से सटीक थी और माना जा रहा है कि जिस ट्रेजेक्टरी यानी जिस रास्ते पर वो गति करेगा उसी रास्ते पर उसने पूर्णतः एक तरह से गति करी, जिससे कि जो इलाके प्रभावित होने वाले थे वहां पर बचाव के लिए कार्यवाही पहले ही की जा सकी। चक्रवात से जब हम बचाव की बात करते हैं तो पूर्वानुमान लगाना एक तरह से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश वहां पर हैं उनके द्वारा एक तरह से पहले से तैयारी करके रखी जाए। तो पूर्वानुमान महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पूर्व तैयारी रखना हमेशा से, जिससे कि अगर कोई पूर्वानुमान 3-4 दिन पहले आता है तो हम लोगों को एक तरह से उन इलाकों से हटाकर सुरक्षित इलाकों में ले जा सकें। तो हमारे लिए पूर्वानुमान से ज्यादा महत्वपूर्ण है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जब चक्रवात का सीजन है भारत में तो अपने आप को पूर्णतः तैयार रखना। माना जाता है कि जो इलाके कम दबाव के एक तरह से केंद्र होते हैं उनमें से ही आगे चलकर चक्रवातों का निर्माण होता है, लेकिन सभी कम दबाव के क्षेत्र बड़े चक्रवात में बदलना ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कम दबाव के जो क्षेत्र होते हैं वो क्योंकि मछलियों के इस इलाकों में एक तरह संख्या बहुत तेजी से बढ़ी होती है जहां पर इस तरह के कम दबाव के केंद्र होते हैं, तो जो मछुआरे हैं वो इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए एक तरह से आकर्षित होते हैं। चक्रवात का जो सीजन होता है उसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मछली के अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहां पर आसानी से या बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जा सकती हैं उनके बारे में पूर्वानुमान ज्यादा नहीं दिए जाते हैं, जिससे कि मछुआरे समुद्र में ज्यादा यहां पर अपने मछली पकड़ने के लिए प्रवेश ना कर सके और उनको सुरक्षित रखा जा सके। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि मोबाइल कम्युनिकेशन इसके माध्यम से भी जो सूचना है वो तेजी से फैलाई जा सकती हैं, तो इससे जो भी प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को तेजी से हटाना आसानी से किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो मौसम विज्ञान विभाग है जो शहरी निकाय है, जैसे अगर हम बात करें जैसे किसी भी आपके शहर के पार पर जो नगर निगम है या अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ में सहयोग करता है, तो ऐसे इलाके शहर में पता लगाए जा सकते हैं जहां पर पानी तेजी से भरता है या जहां पर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा है, तो उन इलाकों से या निचले क्षेत्रों से लोगों को तेजी से हटाया जाता है, जिससे कि चक्रवात के समय बाढ़ की अगर संभावना बनती भी है तो लोगों की जो जानमाल है उसका ज्यादा से ज्यादा बचाव किया जा सके। तो आप ध्यान रखें जब हम बात करते हैं साइक्लोन फोरकास्टिंग की यानी चक्रवातों की पूर्वानुमान की, तो हमें एक तरह से हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जो तटवर्ती क्षेत्र उनकी बात करें तभी पूर्वानुमान का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। केवल पूर्वानुमान के आधार पर लोगों के जानमाल की रक्षा करना संभव नहीं है। इसी हमारी चर्चा के आधार पर आप मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न लिखिएगा। चक्रवात के संबंध में आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली की मजबूती तथा प्रशासनिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की सक्रियता निर्णायक होती है। भारत में चक्रवात के संबंध में उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। तो आप यहाँ पर निवार के समय जो एक तरह से आप देखें न्यूनतम नुकसान हुआ है अगर हम बात करें लोगों की, तो यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं। और पूर्वानुमान 4-5 दिन पहले दिया गया, तो जो भी तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के इलाके थे वहां पर निचले क्षेत्रों से हटाया गया लोगों को, या जहां पर बाढ़ आने की संभावना शहरी क्षेत्रों में है, तटवर्ती भागों में, वहां से जनसंख्या को हटाया गया। तो ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की पूर्वानुमान की सूचना है। राज्यों के द्वारा पहले से तैयारी करके रखना है, या हमारे यहाँ जो आपदा प्रबंधन मोचन बल है एनडीआरएफ उसके द्वारा एक तरह से पहले से ही कार्रवाई कर लेना। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जो नुकसान है उसको न्यूनतम कर देती हैं। तो यहां पर आपको एक तरह से जो हमने यहाँ डिस्कस किया है कि किस तरह से भारत में पूर्वानुमान को मजबूत किया गया है वो आपको बताना है। जैसे डॉपलर जो वेदर रडार है उनके बारे में, अलग अलग देशों के साथ सहयोग है, समुद्र में तापमान का पता लगाने के लिए जो ओशियन बॉयर्स रखे जाते हैं उनकी बात करें, या हमने जो एक तरह से मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर रखा है जैसे कल्पना 1 की बात करें, तो ये सब आप बता सकते हैं जिनके माध्यम से हम जो चेतावनी प्रणाली है उसको मजबूत कर पा रहे हैं। और राज्यों में तैयारी का स्तर काफी अच्छा रहता है, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व चेतावनी है उसका लाभ एक तरह से मिल पाता है। तो प्रशासनिक स्तर पर आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली दोनों की मजबूती एक तरह से चक्रवात के संबंध में आपदा प्रबंधन को मजबूत करती है। इस रूप में अपने आंसर को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं पेज नंबर 12 पर। इसको आप जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। स्केलिंग न्यू हाइट्स, यहाँ पर अगर देखें तो सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र उनके बीच में अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो साझेदारी बढ़ रही है उसको एक तरह से यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है। अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो अमेरिका में नासा जो वहाँ की सरकारी संस्था एक तरह से अंतरिक्ष कार्यक्रम को चलाने के लिए, और एलन मस्क की जो कंपनी स्पेसएक्स है उनके बीच में कोलैबोरेशन काफी मजबूत रूप में आगे बढ़ रहा है, और इस कारण से अमेरिका का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो एक नई कह सकते हैं ऊंचाइयों को छूने लगा है। इसी कड़ी में आप देखें तो स्पेसएक्स के द्वारा क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नवंबर 15 को लॉन्च किया गया है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक तरह से
पहुंचाया गया है। इसी के साथ साथ 24 नवंबर को अगर हम देखें तो 60 स्टारलिंक इंटरनेट के जो सैटेलाइट्स हैं जो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे उनको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखें, स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हजारों की संख्या में सैटेलाइट अंतरिक्ष में डाले जाएंगे और वहां से ब्रॉडबैंड सर्विसेज को दुनिया में एक तरह से उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है इसमें 24 नवंबर को 60 जो उपग्रह उनको भेजा गया और कुल मिलाकर आप देखें तो इनकी संख्या 955 हो चुकी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़े पैमाने पर इंटरनेट सेवाओं को पृथ्वी पर एक तरह से विस्तारित करने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों तक देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी सरकार के द्वारा एक तरह से रॉकेट के जो कंपोनेंट हैं उनको लेने के लिए निजी क्षेत्र के साथ में सहयोग किया जा रहा है। इसरो की जो भी सुविधाएं हैं उनका उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र को एक तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं। तो भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को खोलने के लिए इसी साल एक तरह से कार्य किया है। तो आने वाले समय में जैसा स्पेस एक्स नासा के साथ में सहयोग कर रहा है, अमेरिका में संभावनाएं है कि भारत में भी इसरो के साथ सहयोग करने के लिए इस तरह की निजी संस्थाएं तेजी से भारत में आगे आएंगी। केवल मानव आवश्यकताओं से अलग अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ने के लिए भारत में निजी क्षेत्र का सहयोग एक तरह से आवश्यक होगा। और इसी कड़ी में हम देखें तो आने वाले समय में चंद्रमा, सूर्य और हमारे आसपास के जो ग्रह हैं वहां पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे और प्राइवेट क्षेत्र का जो कोलैबोरेशन होगा इसरो के साथ में, ये इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जाएगा। अगर अंतरिक्ष क्षेत्र का व्यापारीकरण होता है तो मान के चलिए कि निवेश की जो संभावनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र में है वो बढ़ेंगी और उसी के साथ साथ जो तकनीक है उसमें भी बड़े पैमाने पर सुधार आएगा, जैसा कि अमेरिका में एक तरह से दिख रहा है। जैसे हमने अभी स्टारलिंक प्रोजेक्ट की बात करी तो इसके माध्यम से जो अभी उपग्रह छोड़े गए हैं वो अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे और आगे चलकर 2021 तक माना जा रहा है कि पूरी पृथ्वी को इससे कवर किया जाएगा। तो ये एक नए तरह के टेलीकॉम, एक दूर संचार क्रांति को दुनिया में ला पाएगा, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं वहां पर एक तरह से इंटरनेट की सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में तीव्र गति की इंटरनेट सुविधाओं को हम भारत में उपलब्ध करा सकते हैं। तो यह भारत के लिए एक बड़ी क्रांति के रूप में हो सकता है भविष्य में। जो भी वर्तमान में एक तरह से व्यापारीकरण हो रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र का, तो माना यह जाता है कि जो लोग क्यूरियोसिटी यानी एक तरह से उत्सुकता के माध्यम से उनको किसी भी तरह का अनुसंधान करने की अगर प्रेरणा मिलती है तो वो एक तरह से कार्य कर रहे होते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो अगर निजी क्षेत्र यहां पर आएगा तो वो केवल लाभ के लिए काम करता है ऐसा माना जाता है। तो क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता के कारण अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई कार्य होगा, ये होगा या नहीं होगा। तो माना जा रहा है कि अगर निजी क्षेत्र यहां पर आएगा तो उत्सुकता के कारण अंतरिक्ष क्षेत्र के अलग अलग भागों में जो अध्ययन है वो और विस्तारित होगा। यानी क्यूरियोसिटी अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए उत्सुकता को जो उत्तरदायी माना जाता था वो निजी क्षेत्र को और ज्यादा यहां पर एक तरह से मजबूत करेगा। यहां पर क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को जो छोड़ा गया है इसमें अगर हम देखें तो जो अंतरिक्ष यात्री 4 गए हैं वो तो है ही है, उसी के साथ साथ देखें एक नए तरह का एयरलॉक इसमें लगाया गया है। एयरलॉक एक तरह से आप देखें तो जो अंतरिक्ष यान है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्गो या ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाया जा सकता है। टेक्सास की एक नई कंपनी है नैनोरेक्स एलएलसी, उसके द्वारा ये नया एयरलॉक बनाया गया है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यान में ज्यादा बड़े पैमाने पर कार्गो को एक तरह से ले जाया जा सकता है। तो ये एक तरह का नया कह सकते हैं सुधार इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का नया जो इनोवेशन है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक तरह से भविष्य में भी होगा। अभी जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट गया है इसमें एक तरह से कोशिश की जा रही है कि यहां पर मेटेराइट यानी एक तरह से जो उल्कापिंड है उसके सैंपल ले जाए गए हैं और कुछ सूक्ष्म जीव ले जाए गए हैं और वहां पर अंतरिक्ष में अनुसंधान किया जाएगा कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनके माध्यम से कोई उपयोगी जो खनिज है वो प्राप्त किया जा सकता है मेटेराइट से या नहीं। क्योंकि आगे चलकर जो अन्य ग्रह हैं या उपग्रह की अगर हम बात करें या अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड की, वहां पर इन सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बायो माइनिंग की जाएगी, यानी जैविक क्रिया के माध्यम से कुछ उपयोगी धातु या अधातु जो भी है उसको प्राप्त किया जाएगा। तो बायो माइनिंग के लिए एक तरह से उपयोग किया जाएगा इन माइक्रोब्स का। इसके लिए अनुसंधान किया जा रहा है जो अभी स्पेसक्राफ्ट गया है स्पेस एक्स का नासा की तरफ से। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि ये बायो माइनिंग का जो नया कॉन्सेप्ट है ये एक तरह से आगे बढ़ेगा। हमारे हृदय से संबंधित जो भी ऊतक या टिश्यू हैं
उन पर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्या पड़ता है, इस प्रयोग में इसका भी एक तरह से अनुसंधान किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में मानव का एक तरह से जो ट्रेवल है वो बढ़ेगा, जिसको हम स्पेस टूरिज्म का नाम देते हैं। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन्स और स्पेस एक्स, इनके द्वारा बड़ी संख्या में स्पेस टूरिस्ट भेजे जाएंगे, जहां पर स्पेस एक्स लंबे समय के लिए टूरिस्ट को भेजेगा अंतरिक्ष स्टेशन में, और अंतरिक्ष जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहां पर कई सप्ताह वो रह भी सकते हैं। तो ये भविष्य में स्पेस टूरिज्म की नई संभावनाओं को एक तरह से बनाएगा। और आने वाले समय में हो सकता है चंद्रमा पर कॉलोनी बनाने की जो बात चल रही है, या एक तरह से कहा जा रहा है कि हम चंद्रमा में कॉलोनी बनाएंगे और इंटरनेट की सुविधाएं अंतरिक्ष में भी उपलब्ध करा पाएंगे। तो ये सब भविष्य के लिए एक तरह से प्रक्रियाएं हैं जो संभव हो सकती हैं। और इसका प्रमुख कारण क्या है कि जो निजी क्षेत्र है वो सरकारी क्षेत्र के साथ में एक तरह से मिलकर जो भी नए तरह के इनोवेशन है उनको अंतरिक्ष अनुसंधान में सामने ला रहा है। तो भविष्य के लिए संभावना काफी प्रबल है अगर हम अंतरिक्ष अनुसंधान की विश्व में बात करें। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं। और ये न्यूज़ अगर हम देखें तो हिंदू में जो संडे की मैगजीन एक तरह से होता है, यानी मेन न्यूज़पेपर के साथ संडे मैगजीन का जो एडिशन होता है, इसमें संडे मैगजीन में जो पेज नंबर 3 है उसमें एक न्यूज़ दी है, और ये इंडियन इकोनॉमी के साथ में एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ पेपर 3 में संबंधित है। तो यहाँ पर जूट की जो फसल है उसके संबंध में बताया गया है। अगर हम जूट की खेती की बात करें तो जूट की खेती के लिए आप ध्यान रखें, जब आवश्यकता पानी की हम बात करें, खाद की बात करें, तो सबसे कम होती है। यानी अगर हम धान की तुलना में देखें तो इसकी आवश्यकता काफ़ी कम होती है। यानी किसानों के लिए जूट की फसल उगाना लाभकारी है। ये फसल कीट प्रतिरोधी मानी जाती है और खरपतवार को एक तरह से बहुत तेजी से बढ़ने नहीं देती है। कारण जो जूट है वो खुद ही तेजी से वृद्धि करता है, तो किसी भी तरह की खरपतवार की वृद्धि की संभावनाएं कम होती हैं। माना जाता है कि धान की खेती से जितना लाभ होता है उससे दोगुना लाभ जूट की खेती से एक तरह से किसान को हो सकता है। तो किसानों की आय को बढ़ाने में जूट की खेती है प्रमुख रूप से योगदान दे सकती है। आप सभी जानते हैं भारत जूट में विश्व के सबसे बड़े उत्पादक देशों में एक है। जूट का अगर हम देखें तो खाद्य रूप में इसका उपयोग होता है, कागज बनाने में इसके कुछ भाग का उपयोग किया जा सकता है। अगर जूट का कुछ हिस्सा खेत में पड़ा रहता है तो एक तरह से जब वो सड़ गल जाता है तो आगे वो एक तरह से जैविक खाद के रूप में काम करता है, और धागे के रूप में इसका जो उपयोग है वो हम सभी जानते हैं। तो इसके कई तरह के उपयोग एक तरह से हैं। अगर हम औद्योगिक उपयोग में बड़े पैमाने पर देखें और खासतौर पर अगर हम सतत विकास की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सतत विकास ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और विकास की गतिविधि भी चलती रहे। जैसा कि 2015 से 30 के बीच में जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनका लक्ष्य है, तो उसमें जूट एक प्रमुख रूप से योगदान कर सकता है। तो यहां पर आप देखें ताप सहन करने के लिए जो भी एक तरह से अलग अलग संसाधन उपयोग किए जाते हैं, जैसे ग्लास वुल का उपयोग किया जाता है, तो उसकी जगह जूट का एक तरह से उपयोग किया जा सकता है। जियो टेक्सटाइल की बात करें, जैसे अगर हम बाढ़ को रोकने के लिए देखें जो एक तरह से जाल जैसा बनाया जाता है तो उसमें जो उपयोग किया जाता है उसकी जगह हम जूट को डाल सकते हैं, तो जियो टेक्सटाइल में जूट का उपयोग किया जा सकता है। वॉल यानी दीवार की जो कवरिंग होती है उसमें एक तरह से उपयोग किया जा सकता है जूट का। फ्लोरिंग जब की जाती है यानी सतह एक तरह से जब किसी मकान की फ्लोरिंग बनाई जा रही होती है वहां पर भी एक तरह से जूट का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। वस्त्र में इसका उपयोग किया जा सकता है, तो अभी तक टेक्सटाइल में बड़ा उपयोग इसका नहीं हुआ है। बोरे निर्माण में प्रमुख रूप से इसका उपयोग किया जाता है। रस्सी बनाने में उपयोग हो सकता है। हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट में इसका बड़ा उपयोग अभी भी होता है। लेकिन जो प्रमुख रूप से आप देखें यानी पैकिंग करने के लिए और हस्तशिल्प के अलावा इसके बहुत सारे उपयोग हैं जिनको अभी बढ़ावा नहीं दिया गया है, जिनको आगे बढ़ावा देने की जरूरत है। पर्दे निर्माण के रूप में, दरी के एक हिस्से के रूप में इसका निर्माण किया जा सकता है। कागज बनाने में अभी हमने बात करी, जो भी एक तरह से सैंडल बनती हैं उन सब के निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ साथ फर्नीचर निर्माण में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो भारत सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन की बात कई समितियों की तरफ से की गई है, लेकिन सरकार को इसमें एक तरह से आगे बढ़कर जूट उद्योग को भारत में बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हस्तशिल्प और पैकिंग के अलावा इसके और भी उपयोग हो सकते हैं। वो अगर बढ़ाए जाएं तो जूट के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और सतत विकास की जो प्रक्रिया है उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ध्यान रखें जूट एक कार्बन न्यूट्रल
कार्बन स्थिर फसल को एक तरह से माना जाता है, यानी इससे पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सतत खेती के लिए भी इसकी एक आवश्यकता है। सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि जूट के लिए जो प्रोसेसिंग करने की तकनीकें बहुत पुरानी है, जो भी जूट की मिलें हैं उनमें टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो नई टेक्नोलॉजी लाकर उत्पादन को तेज करने की आवश्यकता है। और जैसा अभी हमने बोला कि केवल हस्तशिल्प और पैकिंग में एक तरह से जूट का उपयोग किया जाता है, तो उत्पाद में जो विविधता है, डाइवर्सिफिकेशन, वो लाने की जरूरत है। तो जितने ज्यादा उत्पाद इससे बन पाएंगे उतना ही जूट उद्योग आगे बढ़ेगा और जूट की खेती बढ़ेगी। जूट की खेती अगर आगे बढ़ेगी तो किसानों की आय की अतिरिक्त स्रोत हम बना सकते हैं। तो किसानों की जो वर्तमान एक समस्या है कि आमदनी उनकी नहीं बढ़ रही है और सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना, उसमें कहीं ना कहीं हम आगे कार्य कर सकते हैं। और प्रदूषण की एक जो समस्या है उसको भी कहीं ना कहीं एक रूप में इसका हल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो वर्तमान में प्रदूषक हैं, उनके रूप में हम जूट को एक तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यह प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी एक तरह से मदद करेगा। तो किसानों की आमदनी को बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जूट उद्योग आने वाले समय बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी हमारी चर्चा के आधार पर आप मेंस का एक प्रश्न लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जूट की फसल भारत में किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक है। उपरोक्त कथन की उपयुक्त उदाहरणों द्वारा व्याख्या करें। जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारे प्लास्टिक या पॉलिथीन के जो बैग होते हैं उनको जूट के बैग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पॉलिथीन आप जानते हैं बहुत लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है, प्रदूषण फैलाता है, जल्दी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, यानी जैविक रूप से तेजी से अपघटित नहीं होता है। तो अगर जूट आता है तो वो तेजी से जैविक रूप से अपघटित हो सकता है। तो यह आप बता सकते हैं किस तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और किसानों की आमदनी किस तरह बढ़ाएगा, वो हमने डिस्कस किया। अलग अलग औद्योगिक इसका उपयोग कहां हो सकता है, वो हमने जो पॉइंट डिस्कस किए उनको आप अलग अलग पैराग्राफ में बताकर इसके उपयोग बता सकते हैं और सतत विकास लक्ष्य में ये योगदान कर सकता है, इसके रूप में आप बताकर अपने आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट न्यूज को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा एक अध्यादेश एक तरह से उसको यहां पर मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश के माध्यम से जो भी एक तरह से अनलॉफुल यानी गैर कानूनी कन्वर्जन है, धर्मांतरण है, उनको रोकने का एक तरह से प्रयास किया जाएगा। तो यहां पर हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, यानी अध्यादेश जो गवर्नर एक तरह से जारी कर सकते हैं, उनके संबंध में हम आपको प्री का यहां पर क्वेश्चन दे रहे हैं। अध्यादेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अध्यादेश को विधायिका की मंजूरी सदन के दोबारा सत्र में आने के 6 सप्ताह में प्राप्त करना आवश्यक है। अध्यादेश की शक्ति इस तरह से कार्य करती है, अगर सदन सत्र में नहीं है और कोई आवश्यक एक तरह से बिल पारित करना जरूरी है कोई भी आवश्यकता के लिए, तो उसको एक तरह से अध्यादेश के माध्यम से गवर्नर जारी करता है। सदन जब भी सत्र में आता है, चाहे संसद की बात करें या राज्यों में जो भी विधायिका है उनकी बात करें, तो सत्र में आने के 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको एक तरह से वहां पर मंजूरी मिलना आवश्यक है, अन्यथा ये जो अध्यादेश है अपने आप रद्द हो जाता है। कभी कभी सरकारें 6 सप्ताह की समय सीमा के पहले ही इसको वापस ले लेती हैं, तो वो भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट यहां पर सही है। दूसरा, अध्यादेश के लिए अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है। ध्यान रखें यहां पर जो कहा जा रहा है कि न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है, तो आप ध्यान रखें कि जो भी इस तरह का निर्णय राज्यपाल या राष्ट्रपति का होता है उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उस पर प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जिस कारण से अध्यादेश को मंजूरी दी गई है उस कारण की एक तरह से जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक तरह से कहा है। तो यहां जो कहा है कि प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी न्यायिक समीक्षा यहां से की जा सकती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आपका सी 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट न्यूज को देखें तो उड़ीसा भारत का अकेला राज्य है जहां पर मगरमच्छ की 3 प्रजातियां हैं, यानी एक तरह से घड़ियाल भी है, मगर भी है, नमकीन पानी में रहने वाली जो मगरमच्छ की प्रजाति है वो भी एक तरह से यहां पर पाई जाती है। तो इनके तीनों के जो एक तरह से मेन जो इनके रियरिंग सेंटर है जहां पर इनका एक तरह से पालन पोषण किया जा रहा है, अगर हम यहां पर देखें राम तीर्थ कहां पर, मगर के लिए मयूरभंज में। भितरकनिका की बात करें तो नमकीन पानी में जो भी मगरमच्छ रहते हैं जो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पार्ट पर है, या अगर हम बात करें टीकरपाड़ा जो घड़ियाल के लिए कहां पर, अंगुल में। तो यहां तीनों एक तरह से, तो उड़ीसा काफी विशेष है अगर हम मगरमच्छ के संरक्षण की यहां पर बात करें। ध्यान रखें जो घड़ियाल है ये IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड डाटा लिस्ट है इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड
यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में एक तरह से आता है। और ये एक तरह से मीठे पानी में रहते हैं। मगर भी एक तरह से आप देखें तो मीठे पानी के क्षेत्रों में एक तरह से रहते हैं। तो इन्हीं मगर के संबंध में हम यहां पर आपको प्री के क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला देखें, सत्य मिलान को चुने। भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ध्यान रखें उड़ीसा के तट पर है, बिल्कुल सही है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य, ये मगर के लिए एक तरह से, तो ध्यान रखें चंबल वन्यजीव अभयारण्य वो प्रमुख रूप से घड़ियाल के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और सुंदरबन की अगर हम बात करें तो सुंदरबन सॉल्ट वाटर, आप सभी जानते हैं सुंदरबन अपने मैंग्रोव के लिए जाना जाता है। तो यहां पर नमकीन पानी में रहने वाले जो क्रोकोडाइल हैं वो बेसिकली पाए जाते हैं, घड़ियाल नहीं। तो आप देखें सेकंड और थर्ड ये दोनों ही एक तरह से यहां गलत हो जाते हैं। तो पहला केवल सही है, तो आंसर आपका ए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस राज्य में क्रोकोडाइल की पाई जाने वाली तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? अभी हमने यहां डिस्कस किया था उड़ीसा, यानी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, नमकीन पानी में पाए जाने वाले जो मगरमच्छ हैं, उसके अलावा मगर जो प्रजाति होती है और घड़ियाल, तीनों ही उड़ीसा में एक तरह से पाए जाते हैं। तो आंसर यहां पर सी। भारत में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल की तीनों प्रजातियों में कौन सी IUCN की सूची में गंभीर खतरे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है? तो यहां पर कौन सा है? घड़ियाल। ध्यान रखें घड़ियाल का थोड़ा सा अंतर यह रहता है कि घड़ियाल का जो स्नाउट यानी आगे का पार्ट है काफी लंबा होता है एक तरह से। अगर हम यहां पर नमकीन पानी वाले और जो फ्रेश वाटर में जो मगर होता है उसकी तुलना में अगर हम देखें तो इनके आगे का स्नाउट का हिस्सा काफी लंबा होता है अगर हम घड़ियाल की यहां पर बात करें। तो घड़ियाल को एक तरह से क्रिटिकली एंडेंजर्ड या गंभीर रूप से खतरे की सूची में IUCN ने एक तरह से डाल रखा है। तो आंसर यहां पर आपका है बी, घड़ियाल। नेक्स्ट हम देते हैं ग्रीन लाइट फॉर सेमी हाई स्पीड ट्रेन लाइन। तो केरल सरकार के द्वारा तिरुवनंतपुरम से लेकर कासरगोड के बीच में 529.45 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड एक रेल ट्रैक बिछाने की बात चल रही है और इसको सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। तो इसी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह केरल में परिवहन की महत्वपूर्ण योजना है। केरल राज्य में है तो बिल्कुल सही पार्ट है। इसके द्वारा उत्तर में कासरगोड तथा दक्षिण में तिरुवनंतपुरम को जोड़ा जाएगा। तो अभी हमने मैप में देखा था कासरगोड का इलाका और नीचे तिरुवनंतपुरम दक्षिण में। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर आपका सी, 1, 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखें, ADB अप्रूव्स 300 मिलियन लोन टू पाकिस्तान। तो यहां पर हम एशियाई विकास बैंक के संबंध में एक तरह से चर्चा कर रहे हैं। एशियाई विकास बैंक आप सभी जानते हैं मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसमें अगर हम देखें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख रूप से इसके द्वारा वित्तीय सहायताएं दी जाती हैं और इसमें सदस्य एशिया प्रशांत के अलावा यूरोप के देश के भी हैं। तो क्षेत्रीय सदस्य तो हैं एशिया प्रशांत के, बाहरी देश भी इसमें सदस्य हैं। वर्तमान में आप देखें तो 68 इसमें सदस्य हैं। 49 एशिया प्रशांत से आते हैं और 19 की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से आते हैं एशिया प्रशांत से अलग। जैसे अगर हम एशिया प्रशांत से बाहर देखें तो यूरोप के प्रमुख देश इसमें एक तरह से शामिल हैं। तो यहाँ एशियाई विकास बैंक के संबंध में एक यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्री का दे रहे हैं। एशियाई विकास बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी को दूर करने के अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए एक समृद्ध समावेशी एशिया और प्रशांत क्षेत्र विकसित करने के लिए कार्य करता है। तो एशिया प्रशांत के लिए कार्य करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसमें सभी सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। अभी हमने बात करी कि 49 एशिया प्रशांत से हैं और 19 कहां से? एशिया प्रशांत से बाहर, जैसे यूरोप के कुछ देश शामिल हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा, इसमें एशिया प्रशांत से बाहर के क्षेत्र के सदस्य भी शामिल हैं। तो यहां तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। तो आंसर आपका सी हो जाता है, 3 और 1 सत्य है। इस शहर के बारे में हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम न्योम की बात करें तो ये एक नया टेक्नोलॉजी सिटी के रूप में सऊदी अरेबिया का जो उत्तरी पश्चिम भाग है वहां पर डेवलप किया जा रहा है और यहीं पर सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बीच में बैठकें संपन्न हुई हैं। तो माना जा रहा है एक तरह से काफी महत्वपूर्ण शहर है जिसको डेवलप किया जा रहा है। इस शहर को माना जा रहा है कि लगभग 500 अरब डॉलर की एक तरह से अर्थव्यवस्था होगा और लगभग इसमें 10 लाख जो लोग हैं उनको रहने की एक तरह से व्यवस्था की जाएगी। 2025 तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस शहर को लोगों के रहने के लिए खोल दिया जाएगा और लगभग आकार में इसको यूरोप के देश बेल्जियम के बराबर एक तरह से बताया जा रहा है। इस शहर को बसाने में यहाँ के जो जनजातियां हैं, होएतात नाम की जो जनजाति है वो बेसिकली यहाँ पर रहती है। इस पूरे इलाके की बात करें और साथ साथ सिनाई प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है तो उनके द्वारा इसका एक विरोध किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर ये जो नया शहर सऊदी अरब में डेवलप किया जा रहा है न्योम, इसी शहर के संदर्भ में हम आपको इसकी लोकेशन के लिए प्री का यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। सऊदी अरब के नवनिर्मित न्योम शहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में है। देखिए सिनाई प्रायद्वीप, ये इलाका एक तरह से सिनाई प्रायद्वीप है,
मिस्र के नियंत्रण में है। इसका दक्षिण पूर्व एक तरह से आप देखें तो ये इलाका, ये दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व भाग हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दक्षिण पूर्व में है। इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा अकबा की खाड़ी से बनती है। अगर हम देखें तो ये गल्फ ऑफ अकबा है, तो इसके उत्तरी पूर्वी, तो नियम की उत्तरी पूर्वी भाग तो ये होगा, तो ये क्या है, ये उत्तरी पश्चिम एक तरह से है। तो उत्तरी पूर्वी ना होकर उत्तरी पश्चिम जो भाग है उसमें गल्फ ऑफ अकबा या अकबा की खाड़ी है। तो यहां जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत। तीसरा, इसकी दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिम सीमा लाल सागर से बनती है। तो यहां हम देखते हैं ये इसका साउथ और साउथ वेस्ट हो गया, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, तो ये क्या है, लाल सागर का इलाका है। तो लाल सागर से इसकी सीमा दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम बनती है, किसकी, न्योम शहर की। तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहां पर आपका सही है, दूसरा गलत है। 1 और 3, तो आंसर आपका सी 3 तथा 1 सत्य है। ये हमारा 29 नवंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।